हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की वितान की बुक से चैप्टर नंबर 1 की पार्ट 5। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैं सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से भी अपने कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ लिखा है कि जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। यहाँ लिखा है कि जब यशोधर पंत की नज़र किशनदा के क्वार्टर पर पड़ती है तो किशनदा का जो क्वार्टर था वहाँ पर टूट कर 6 मंजिला इमारत बन रही थी और उसी के सामने यशोधर पंत खड़े होकर एक गहरी सांस लेते हैं और ये खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि किशनदा की तरह ही वो भी कुंवारे ही रहते, वो भी शादी नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते और जो लाइफ है वो समाज के लिए वो समर्पित कर देते कि जिस तरह से किशनदा ने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया था। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बालजती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास ग्रीन पार्क के कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर उनका ध्यान इस ओर जाता है कि जो किशनदा थे, हालांकि उन्होंने अपनी फैमिली नहीं बनाई थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए यशोधर पंत का ध्यान इस ओर जाता है कि चूँकि किशनदा के कोई बच्चे नहीं थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी और इसलिए उनका बुढ़ापा सुखी से नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी गृहस्थी नहीं बनाई थी, उनकी पत्नी नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे। उनके तमाम साथियों ने यानी कि किशनदा के तमाम दोस्त ने कहीं ना कहीं ज़मीन ली थी और मकान भी बनवाया था। किसी ने हौज खास में ज़मीन ली थी और मकान बनवाया, किसी ने ग्रीन पार्क में ज़मीन ली और मकान बनवाया, किसी ने कैलाश में ज़मीन ली और मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, यानी कि किशनदा ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उन्हें भी ज़मीन खरीदनी चाहिए और मकान बनाना चाहिए। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। हालांकि किशनदा ने हर किसी की हेल्प की थी और जब वो रिटायर हुए थे तो रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उनको क्वार्टर खाली करना पड़ा, यानी कि जब रिटायरमेंट हो जाती है तो 6 महीने के बाद उनको क्वार्टर खाली करना होता है। लेकिन जब उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, जब वो रिटायर हो चुके तो 6 महीने के बाद जब उनको क्वार्टर खाली करना था तब वो कहाँ रहते। उन्होंने सबकी हेल्प की थी और उनके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से, यानी कि कई सारे लोगों का उन्होंने उपकार किया था और बहुत सारे लोगों का उपकार करने के बाद भी उनमें से किसी ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। किसी ने भी ये नहीं कहा कि जब आप रिटायर हो चुके हैं तो आप हमारे यहाँ रह लीजिए। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाई, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। यहाँ तक कि यशोधर बाबू भी, यशोधर पंत भी किशनदा को ये नहीं कह पाए कि आप रिटायर हो चुके हैं तो हमारे यहाँ रह लीजिए, क्योंकि यशोधर पंत की भी उस समय तक शादी हो चुकी थी और उनके पास 2 कमरे वाले क्वार्टर थे और उन 2 कमरों वाले क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। यानी कि यशोधर पंत की शादी हो चुकी थी, उनकी ताई भी रहती थी, यानी कि उनके चचा भी रहती थी, चची भी रहती थी और उनके 2 बेटे जिनकी शादी हो चुकी थी वो भी रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। और किशनदा कुछ साल तक राजेंद्र नगर में उन्होंने एक किराए का क्वार्टर लिया था और फिर वहां से वो अपने गांव लौट गए थे जब उन्हें किसी ने अपने यहाँ रहने के लिए ऑफ़र नहीं किया। हालांकि
किसनदा ने हर किसी के ऊपर उपकार किया था, लेकिन किसी ने भी उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए ऑफ़र नहीं दिया। फिर वो क्या करते हैं कि वो राजेंद्र नगर में एक किराए का क्वार्टर लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। और वहाँ पर रहने के बाद वो वापस अपने गांव लौट जाते हैं, जहाँ साल भर बाद यानी कि उनकी 1 साल के बाद मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात ये है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई। यहाँ लिखा है कि ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका क्योंकि रिटायर होने के बाद ज़्यादा दिन तक वो ज़िंदा नहीं रहे थे, इसीलिए यहाँ लिखा है कि ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका, यानी कि रिटायर होने के बाद जो पर मंथ पैसे मिलते हैं वो उसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए थे। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई थी, यानी कि हैरत की बात यह है कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया, यानी कि जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद किसनदा कमज़ोर हो जाते हैं, मुरझाता सूखता मीन्स कि वो उदास रहने लगते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जब यशोधर पंत उन्हीं के बिरादर से यानी कि उन्हीं के खानदान वाले किसी एक से उनकी मौत का कारण पूछते हैं, उनकी मौत का वजह पूछते हैं, तो उसने यशोधर बाबू को यानी कि उनके खानदान का एक पर्सन उनसे ये कहता है, यशोधर बाबू को यही जवाब देता है कि जो हुआ होगा, यानी कि पता नहीं क्या हुआ होगा। यानी किसी को भी ये नहीं पता था कि किस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि किसी भी बीमारी से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, ये जानते हैं यशोधर जी। यहाँ लिखा है कि जिन लोगों के औलाद नहीं होती, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, फैमिली नहीं होती, उनकी जब रिटायरमेंट होती है, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जो मौत हो जाती है, तो जो हुआ होगा यानी कि किसी भी वजह से उनकी मौत हो सकती है। मीन्स कि हो सकता है कि वो बहुत दुखी हो सकता है कि वो कमज़ोर हो गए हों। ये जानते हैं यशोधर जी, यानी कि यशोधर जी ये जानते हैं कि जो रिटायर हो जाते हैं उनकी मौत किसी भी वजह से हो सकती है। बच्चों का होना भी ज़रूरी है। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। यहाँ लिखा है कि बच्चों का होना भी ज़रूरी है, यानी कि यशोधर पंत ये सोचते हैं कि बच्चों का होना भी ज़रूरी है, भले ही वो अनुशासन फॉलो करे या ना करे, डिसिप्लिन फॉलो करे या ना करे, उनकी बात माने या ना माने, लेकिन फिर भी बच्चों का होना ज़रूरी है। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, यानी कि वो अपने मन की कर रहे हैं, वो यशोधर पंत की नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वो आधुनिक ख्यालों के हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं, यानी कि वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनके कारण यानी कि उनके बच्चों के कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। यशोधर जी यही सोचते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते और इसलिए हो सकता है कि यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा, खुशी हासिल नहीं होगी। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किसनदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष यानी कि वो किसनदा की परंपरा को फॉलो किया करते थे। यशोधर पंत हमेशा किसनदा के परंपराओं को फॉलो किया करते थे, उसे मर्यादा पुरुष समझते थे। इसलिए यहाँ लिखा है कि लेकिन यशोधर पंत अपने मर्यादा पुरुष किसनदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले हैं। कौन सी सुनी हुई बात नहीं भूले हैं? गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कि जब कोई बच्चे से जवान होता है तब वो गधा पचीसी यानी कि बेकार की हरकतें करता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। वो कहते हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, यानी कि ऐसा काम करना जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है।
यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा दिखाना, कौन करम ऐसा है जो तुम्हारी इस किसंदा ने नहीं कर रखा है। किसंदा अपने बारे में यशोधर पंत को बताते हैं कि वो अपने जवानी के दिनों में कई तरह के ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो कि खुराफात थी, जैसे कि ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ करके मुर्गी को मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देख आना। उन्होंने ऐसा कौन सा काम ऐसा है जो उन्होंने नहीं किया है, यानी कि किसंदा ने नहीं किया है। हालांकि यशोधर पंत को ये यकीन नहीं होता है, क्योंकि किसंदा जो थे अपने जवानी में वो इस तरह का खुराफात किया करते थे, क्योंकि यशोधर पंत उनको क्या समझते थे, उनको मर्यादा पुरुष समझते थे, यानी कि वो अपने मर्यादा में ही हमेशा रहा करते थे। लेकिन किसंदा ये बताते हैं कि जब कोई जवान होता है या फिर बचपन से जवान होता है, तो वो कोई भी ऐसा काम करे जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आदमी बाद में समझदार हो जाता है। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। ये भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। किसंदा यशोधर पंत को कहते हैं कि जिम्मेदारी जब सर पर पड़ेगी, यानी कि जब जिम्मेदारियों का बोझ होगा, तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। कोई भी कितना भी खुराफात करे वो समझदार हो जाएगा। ये भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, यानी ये बातें यशोधर पंत को किसंदा से सीखने को मिली हैं, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। और यशोधर बाबू किसंदा के इस फिक्रे को, इस बात को अक्सर अपने बच्चों के संबंध में दोहराते हैं। वो ये सोचते हैं कि अभी ये समझदार नहीं है, जब इनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो वो समझदार हो जाएंगे। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। यशोधर पंत ये सोचते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर उनके पिता यानी यशोधर पंत भी गुजर नहीं गए होते जब वो मैट्रिक में थे, तब शायद वो भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरते, यानी वो भी ऐसे काम करते जो कि बिना मतलब के होता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। वो सोचते हैं कि जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई, जिम्मेदारी का बोझ आ गया, इसलिए वो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गए, समझदार बन गए। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, ये बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वो बच्चों पर ये प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर पंत जब अपने बच्चों से ये कहते हैं कि जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, ये बात यशोधर पंत कभी कभी तंज के रूप में अपने बच्चों से कहते हैं, यानी व्यंग्य के रूप में अपने बच्चों से कहते हैं, ताना मारकर अपने बच्चों को कहते हैं। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो बच्चों पर ये प्रकट करती है, यानी उनके बच्चों को ये लगता है कि बाप को उनका सनात होना, यानी कि उनके बाप को, यानी कि उनके पिता को, यानी यशोधर पंत को उनका सनात होना, यानी उनके बच्चों के साथ माँ बाप का साथ होना और बच्चों का गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करें। यहाँ लिखा है कि यशोधर बाबू कभी कभी अपने मन में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दुनियादारी में, यानी कि दुनिया की बातों में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं। उनके बच्चे दुनियादारी के बारे में समझ रखते होंगे, उनकी वाइफ दुनियादारी के बारे में समझ रखती होगी, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही, ये दुनिया कैसी है, दो के चार करने वाली है। या दो की चार करने वाली मीन्स किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। यशोधर पंत सोचते हैं कि लेकिन ये जो दुनिया है जो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहती है, दो के चार करती है,
उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करें, यानी कि उन्हें कहाँ मंजूर है, इस दुनिया को कहाँ मंजूर है जो उनके बीवी बच्चे की रीत मंजूर करें। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की ये उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। यशोधर पंत सोचते हैं कि दुनियादारी के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने, यानी कि यशोधर पंत ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भरकर, डीडीए फ्लैट मीन्स दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, फ्लैट के लिए पैसा ना भर कर के भयंकर भूल की है। यानी कि अगर वो फ्लैट के लिए पैसा भरते तो उनके पास फ्लैट होता, और पैसा ना भर कर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यानी कि लेकिन किसी भी तरह यशोधर बाबू को किसंदा की ये उक्ति, ये बात अब भी जचती है। कौन सी बात जचती है? मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, यानी जो बेवकूफ़ होते हैं वो मकान बनाते हैं और सयाने लोग ही उस मकान में रहते हैं। उनका कहना है, यानी कि किसंदा का कहना है, जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहना है, और रिटायर होने के बाद गांव का पुश्तैनी घर तो होता ही है, जब रिटायर हो जाए तो गांव के पुश्तैनी घर में रहना चाहिए बस। ये जो बात है कि बेवकूफ़ लोग मकान में रहते हैं, सयाने उसमें रहते हैं, और जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहना चाहिए, और रिटायर होने के बाद गांव के पुश्तैनी घर में रहना चाहिए। ये यशोधर पंत को ये बात किसंदा की जचती है। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। हालांकि यशोधर जी किसंदा के बातों को सही समझते हैं कि जब तक सरकारी नौकरी है तब तक वो क्वार्टर में रहे। जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, रिटायरमेंट हो जाएगी, रिटायरमेंट के बाद वो पुश्तैनी घर में जाकर रह सकते हैं। इस बात को वो सही ठहराते हैं, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि गांव का जो पुश्तैनी जो घर है वो तो टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है, यानी कि सिर्फ यशोधर पंत का ही हक नहीं होगा बल्कि उनके चाचा के या फिर दूसरे जो रिश्तेदार हैं उन लोगों का भी हक उस पुश्तैनी मकान में होगा, और वहाँ जाकर बसना, फिर मरम्मत की जिम्मेदारी लेना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। बेकार के झगड़े क्यों? क्योंकि जब किसी पुश्तैनी मकान के बंटवारे की बात आती है, उसमें रहने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, रिश्तेदार ये कहते हैं कि किसी का हक नहीं है, किसी का हक है, या फिर मुझे इतना लेना है, तुम्हें इतना लेना है, मुझे इस तरफ का मकान लेना है, तुम्हें उस तरफ का मकान लेना है। इस तरह के जो झगड़े होते हैं वो यशोधर पंत सोचते हैं कि इस तरह के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता, और बच्चे भी उनसे यही कहते हैं कि पुश्तैनी मकान में झगड़ा मोल लेना होगा, वहाँ बसने के लिए मरम्मत करना होगा। और ये जो तर्क देते हैं ये यशोधर पंत भी सही समझते हैं और इस बात को समझते हैं, और बच्चे का तर्क देते जब बच्चे तर्क देते हैं तब यशोधर पंत को भी जवाब देते नहीं बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि जो बच्चे कह रहे हैं वो सही है। और बच्चे उन्हें क्या कहते हैं कि आपको पैसे जमा करके डीडीए फ्लैट ले लेना चाहिए था। चूँकि यशोधर पंत ने फ्लैट नहीं लिया था और वो उसी जगह रहना पसंद कर रहे थे जहाँ वो पहले थे। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। यशोधर पंत हमेशा ये क्या सोचते थे, हमेशा वो ये सोचते थे कि उनके रिटायरमेंट से पहले उनका कोई बेटा सरकारी नौकरी ले लेगा और सरकारी नौकरी होने की वजह से उसे भी क्वार्टर मिलेगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा, क्योंकि क्वार्टर उसी को मिलता है जिसके पास सरकारी नौकरी होती है। और वो आज भी ऐसा ही सोचते हैं कि उनके रिटायरमेंट से पहले कोई उनका बेटा सरकारी नौकरी ले लेगा और उसके पास क्वार्टर बना रहेगा।
अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित करते हैं और अभी भी जब भी उनकी पत्नी फ्यूचर के बारे में सोचती है कि अगर ये नौकरी आपकी नहीं रहेगी, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके पास क्वार्टर भी नहीं रहेगा, तो फिर आप कहाँ रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब उनकी पत्नी पूछती हैं तो वो इसी तरह के सोच अपनी बताते हैं कि जब मेरा बेटा कोई सरकारी नौकरी ले लेगा तो उसके पास भी अपना क्वार्टर होगा। वो अपनी सोच को अपनी पत्नी को बताते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, यानी कि जब पत्नी सोच अपने हस्बैंड को कहती है, यशोधर पंत को कहती है कि अगर बेटे को नौकरी नहीं मिली तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं। यानी कि यशोधर पंत की वाइफ ये कहती हैं, पत्नी ये कहती हैं कि अगर उनके बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिला तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिली, क्वार्टर नहीं मिला तो कोई दूसरा ऑप्शन रहना चाहिए। तब यशोधर बाबू अपनी पत्नी की बातों को सुन कर के कहते हैं कि सब तरह से सोचने वाले जो लोग होते हैं वो हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, यानी हमारे ख़ानदान में नहीं होते हैं। उसमें तो एक की तरह से सोचने वाले होते हैं। यशोधर पंत क्या कहते हैं कि कई तरह से सोचने वाले हमारे ख़ानदान में नहीं होते हैं, सब एक ही तरह की सोचते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। और वो अपनी पत्नी से ये बात कहकर नकली सी हंसी हंसते हैं, यानी कि वो दिल खोल कर नहीं हंसते, जानबूझकर हंसते हैं और नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की ज़िंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वो परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि जितना ही इस लोक की ज़िंदगी मीन्स जो ये दुनिया है, इस दुनिया की ज़िंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए मजबूर कर रही है। कौन सी नकली हंसी हंसने के लिए? जब वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि ये सभी तरह की सोच रखने वाले हमारी बिरादरी में, हमारे ख़ानदान में नहीं होते, सब एक तरह से सोचते हैं, ये कह कर के जब वो नकली हंसी हंसते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है कि जितना ही इस दुनिया में, इस दुनिया की ज़िंदगी में यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए मजबूर कर रही है, उतना ही वो परलोक के बारे में, यानी कि मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। यानी कि उत्साही मीन्स एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं कि मरने के बाद क्या होगा, ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ये जाने कि मरने के बाद क्या होगा। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। दूसरी दुनिया यानी परलोक के बारे में, मरने के बाद क्या होगा उस दुनिया के बारे में वो जानने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाई, यानी कि ये सारी बातें बताई किस तरह से जा रही हैं। जब वो ऑफिस से निकले थे और बिड़ला मंदिर की ओर जा रहे थे, क्योंकि वो ऑफिस से निकलते थे और 8 बजे से पहले वो नहीं जाते थे घर। और इस बीच वो जो भी प्रवचन सुनना चाहते थे, या फिर बिड़ला मंदिर जाना चाहते थे, या फिर किसी से मिलना चाहते थे, या फिर कोई सब्ज़ी वगैरह लेना चाहते थे, तो वो इसी टाइम में लेते थे। और इसी टाइम में ही ये जो कहानी चल रही है कि वो ऑफिस से निकले, फिर बिड़ला मंदिर की ओर गए, तो इतने टाइम में ही लेखक ने हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया है। वो बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदमों से बढ़ते हैं, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़ते हैं और असीक का फूल मीन्स कि चरणों में जो फूल रखी रहती है उस फूल को उन्होंने चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे, यानी कि पीछे से उस आंगन में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो ये है कि वो भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। यहाँ लिखा है कि अफसोस जब वो प्रवचन सुन रहे थे तो प्रवचन सुनने में यशोधर जी का दिल नहीं लगा,
क्योंकि हकीकत तो ये है कि वो अंदर से ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, ज़्यादा कर्मकांडी नहीं थे। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष कृष्णदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वो भी कृष्णदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। यहाँ लिखा है कि हालांकि उनका मन नहीं लग रहा था प्रवचन सुनने में, क्योंकि वो धार्मिक नहीं थे, ज़्यादा कर्मकांडी नहीं थे ज़्यादा, लेकिन इस संबंध में यानी कि ये प्रवचन सुनने के संबंध में अपने मर्यादा पुरुष, वो मर्यादा पुरुष किसे समझते थे? कृष्णदा को समझते थे। अपने मर्यादा पुरुष कृष्णदा द्वारा स्थापित मानक यानी उनके द्वारा जो स्थापित की हुई परंपरा थी, हमेशा उनके सामने रहे हैं। किसके सामने रहे हैं? यशोधर जी के सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वो भी कृष्णदा की तरह रोज़ मंदिर जाया करते थे, संध्या पूजा करने जाया करते थे और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने की कोशिश करने लगे थे। यानी कि ये जो कृष्णदा की आदत थी और उसी आदत को किसने अपनाया था? यशोधर पंत ने अपनाया था। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, यानी कि कभी कभी उनका मन ये शिकायत करता है कि ये सारी चीज़ें करने में अच्छी नहीं लग रही हैं, रोज़ रोज़ मंदिर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, शाम का पूजा करना अच्छा नहीं लग रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों को पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। यानी कि तब वो किससे कहते? कृष्णदा यशोधर पंत से कहते कि लगना चाहिए, मन लगना चाहिए। और ये भी जो बातें हैं उसी को फॉलो कौन कर रहे थे? यशोधर पंत कर रहे थे, क्योंकि कृष्णदा ने भी ये कहा था कि अगर इन सारी बातों में मन ना लगे तो भी मन लगाना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं? नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ, बाट वन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। यहाँ लिखा है कि यशोधर पंत ये सोचते थे कि अब माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। यानी कि माया मोह क्या? यानी दुनिया से जो मोहब्बत है वो, उसके साथ साथ भगवान के भजन को भी जगह देना होगा। नई पीढ़ी को राजपाट यानी कि जो प्रॉपर्टी है, जो काम है, वो नई पीढ़ी को देकर तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, यानी कि अब भगवान के पूजा अर्चना में लग जाओ, जो करते हैं जैसा करते हैं करें, यानी कि जो जैसा करना चाहते हैं वैसा करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वो फिर क्या सोचते हैं कि हमें इस दुनिया की नहीं सोचनी, हमें इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचनी, हमें उसकी चिंता करनी है। किसकी चिंता करनी है? परलोक की चिंता करनी है, यानी कि मरने के बाद हम किस तरह से स्वर्ग पाएंगे उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगें, अनुभव का आदर करें, यानी कि बच्चे जब अपने पेरेंट्स से सलाह मांगते हैं, जब अनुभव का आदर करते हैं तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो ना मांगे, यानी बच्चे अब उनसे सलाह नहीं मांगते हैं तो ना मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि ये भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। यशोधर बाबू यही सोच में थे, यही ख्यालात में थे, और वो फिर अपने आप को झिड़कते हैं और सोचते हैं और मन को समझाते हैं कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो, यानी कि बेकार की बातें ना सोचो, जो प्रवचन सुनने आए हैं वो सुनो। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। फिर वो गीता सुनने लगते हैं, प्रवचन सुनने लगते हैं, और जब वो जनार्दन शब्द सुनते हैं तो उन्हें अपने जीजा यानी अपने बहन की हस्बैंड जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। उनका नाम याद आते ही उन्हें ये याद आया कि परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है, यानी यशोधर पंत के जीजा की तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे
कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें ये भी ख्याल आया कि ये प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यहाँ लिखा है कि वो सोचते हैं कि उन्हें अपने जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा, लेकिन ये जो ख्याल वो कर रहे थे, फिर उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी और बच्चों को ये बात पसंद नहीं आएगी। सारा संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली बिखर गया है। लोग एक दूसरे से मिलकर नहीं रहना चाहते हैं। पत्नी और बच्चों की ये सोच है कि इस बिखरे परिवार के प्रति, यानी ये जो जॉइंट परिवार है, जो ये बिखर गया है, ये जॉइंट परिवार के बिखरने के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव। एक तरफा क्यों? क्योंकि वो पत्नी और बच्चों की बातों को वैल्यू ना देकर वो अपने परिवार को ज़्यादा वैल्यू देते थे, अपने जो ख़ानदान है उसको वैल्यू देते थे। तो यहाँ लिखा है अपने संयुक्त परिवार को चूँकि वो वैल्यू देते थे, और यही एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से, यानी कि पैसे के लेन देन के दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, यानी कि पूरी तरह से बेवकूफ़ीपन है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाओ बेटे ने ये कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। यहाँ क्या लिखा है कि यशोधर जी खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना ज़रूरी समझते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी परिवार के प्रति उत्साही हों, परिवार के वैल्यू को समझें। बच्चे गुस्सा हो जाते थे। अभी उस दिन हद हो गई, यानी कि जिस दिन उन्होंने ये सोचा कि उन्हें अपने परिवार से मिलने जाना है, उस दिन हद हो गई। कमाओ बेटे ने, यानी कि उनके बेटे जो कमाते थे, यानी कि बड़ा बेटा जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने ये कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए, यानी कि आपको बुआ को, बुआ मीन्स फूफी, फूफी को भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा। यानी कि यशोधर पंत के बेटे ने साफ इनकार कर दिया। चूँकि यशोधर पंत के जीजाजी यानी उनकी बहन के हस्बैंड बीमार थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि कुछ पैसे वो अपनी बहन को दें। लेकिन यशोधर पंत के बेटे ने ये कहा कि आपको बुआ को यानी फूफी को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है, यानी कि अभी तुम्हारे जो पिता हैं उनकी इतनी ताकत है कि 100 रुपये उधार ले सकें। यशोधर जी का नारा हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वो गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। जब उनके बेटे ने पैसे देने से इनकार कर दिया और यशोधर पंत ने ये कहा कि हमारी तो इतनी ताकत है कि हम पैसे उधार ले सकते हैं, 100 रुपये उधार ले सकते हैं, इसलिए यशोधर जी का एक नारा था, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा। सैफ मीन्स जैसे हम अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हमारा तो स्वैग है। तो ये जो डायलॉग है वो यशोधर पंत दिया करते थे कि हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमारा तो सैफ ही अलग है। अगर तुम नहीं भी पूछोगे तो हम किसी से 100 रुपये उधार ले लेंगे ताकि अपने परिवार को भेज सकें। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है, यानी कि ये जो परंपरा है कि अगर कोई ना दे तो अपना सैफ होना चाहिए कि दूसरे से ले सकते हैं। ये जो परंपरा है वो विरासत में मिली है और संयुक्त परिवार की देखभाल करना, परिवार के साथ मिलजुल करके रहना, ये परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से, कौन से नारे से, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, इस नारे से यशोधर पंत की पत्नी बहुत चिढ़ती हैं। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। यशोधर पंत की पत्नी कहती हैं कि यशोधर जी ने खुद से
कुछ नहीं देखा है। यशोधर पंत के माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वो गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास यानी कि यशोधर पंत अपनी फूफी के पास अल्मोड़ा आ गए थे। और उनकी फूफी का ऐसा कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं था जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते कि किस तरह से संयुक्त परिवार होता है और किस तरह से आपस में रहते हैं। और चूँकि उनका कोई अपना लंबा चौड़ा परिवार नहीं था, इसलिए यशोधर पंत ने लंबे चौड़े परिवार के को नहीं देखा था और उनके परंपरा में वो नहीं रंगे थे। यानी कि उनकी यानी यशोधर पंत की फूफी की इतनी ज़्यादा लंबा चौड़ा परिवार नहीं था और इसलिए यशोधर पंत ने लंबे चौड़े परिवार यानी संयुक्त परिवार को नहीं देखा था और उनके परंपरा में वो नहीं रंगे थे। मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है, उनकी पत्नी फिर कहती है कि मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ, यानी कि वो यहाँ पर आकर किसनदा के साथ रहने लगे थे जो कि कुंवारे थे, जिन्होंने शादी नहीं की थी। और कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है, यानी कि कुंवारे की अपनी तो घर गृहस्थी ज़्यादा नहीं होती, उनका अपना परिवार नहीं होता, वो अकेले रहते हैं। तो उनकी गृहस्थी में देखने को होता क्या है, क्योंकि उनमें तो संयुक्त परिवार होता नहीं है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसनदा को जो भी मालूम था वो उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो किया नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने। यहाँ क्या लिखा है, उनकी पत्नी यशोधर पंत से आग्रहपूर्वक कहती हैं यानी रिक्वेस्ट करके कहती हैं कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसनदा के मुंह से यानी कि कुछ नहीं, आप अपने मर्यादा पुरुष किसनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को ही अपनी आँखों की यादें बना डालते हो। यानी कि वो जो कहते थे आप उनको यादें बना डालते हो। किसनदा को जो भी मालूम था आप उनको याद बना डालते हो। वो उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा, यानी वो जो भी उन्होंने सीखा था उन्होंने गंवई लोगों से सीखा था, यानी कि गंवार लोगों से सीखा था, जिन्हें घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्हें फैमिली बनाने का कोई शौक़ नहीं था, वो अकेले रहना चाहते थे। और ये जो बातें थी वो गंवार लोगों से ही उन्होंने सीखा था और वो जो अपनी बातें तुम्हें बताते थे यानी कि यशोधर पंत को बताते थे और यशोधर पंत अपनी उसे याद बना डालते थे। और आप उन्हें मर्यादा पुरुष समझते हैं और किसनदा तो घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं समझते थे। अगर समझते तो वो खुद घर गृहस्थी बनाते। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, यानी दिल्ली आकर उन्होंने घर नहीं बसाया, शादी नहीं की, परिवार नहीं बनाया, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं। और इसीलिए उनकी पत्नी कहती हैं कि किसनदा ने तो घर गृहस्थी नहीं बनाया, परिवार नहीं बनाया, इसलिए वो नहीं जान पाए कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, यानी उनकी पत्नी यशोधर पंत से कहती हैं कि वो तो जन्म से ही बूढ़े थे, यानी कि उनकी सोच ही बूढ़े जैसी थी। वो खुद में अकेले ही रहना चाहते थे, घर गृहस्थी ही नहीं बसाना चाहते थे। तुम्हें क्या सुर लगा है, यानी कि आपको क्या लगा है, आप उनके सुर में सुर क्यों मिला रहे हो। वो जैसा कहते हैं आप वैसा क्यों करते हो। उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो, यानी कि किसनदा जिस परंपरा में चलते हैं आप उनकी परंपरा में क्यों चलने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। वो यशोधर पंत से कहती हैं कि आप शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने आपको देखा कि आपने क्या नहीं कर रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, आप गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने हुए, आप गाने गाया करते थे सहगल के। वो रिक्वेस्ट करके यशोधर पंत से बताती हैं कि जो किसनदा है वो बूढ़े थे, यानी कि उनके ख़यालात ऐसे नहीं थे
कि वो घर गृहस्थी बसाए, और फिर वो जॉइंट फैमिली के बारे में क्या जानेंगे, परिवार में कौन से रिवाज चलते हैं, कौन से रिवाज नहीं चलते, उन्हें क्या पता। और जब उन्हें नहीं पता तो फिर यशोधर पंत को वो समझाती है कि आप उनके नक्शे कदम पर क्यों चल रहे हो, आप उनकी परंपरा पर क्यों चल रहे हो। आप तो पहले ऐसे नहीं थे, आप सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल गाकर आप सहगल के गाने सुनते थे, सहगल के गाने गाया करते थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वो कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। यानी वे मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। चूँकि उनकी पत्नी यशोधर पंत को समझाती हैं, लेकिन यशोधर पंत उसे स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ बदलाव हुआ है, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो ये समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुढ़ापा आना ठीक ही है। वो पत्नी से कहते हैं कि जिस तरह से तुम बुढ़िया काल यानी कि बुढ़ापे में बगैर बाह के ब्लाउज पहन रही हो, रसोई से बाहर यानी कि रेस्टोरेंट में जाकर तुम दाल भात खा रही हो, ऊंची हील वाली सैंडल पहन रही हो, और ऐसे ही 50 काम तुम अपनी बेटी की सलाह पर तुमने शुरू किया है, मुझे वो किसी तरह से सही नहीं लगते हैं। एनीवे, तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा करो, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। इसलिए तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर, मैं जिस तरह से ज़िंदगी जी रहा हूँ, इस जीने के ढंग पर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।